बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। IMF ने पाकिस्तान का जो प्लान है वो मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान को ये तजवीज़ भी दी है कि अपनी मौशी पॉलिसियों पे, मौशी अहदाफ पे नज़रसानी करे। नज़रसानी करके पाकिस्तान क्या तीर मार सकता है। और गवर्नर स्टेट बैंक का जो बयान है उसके ऊपर जो तनकीद होती रही है, कुछ उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। रुपए की कदर में कमी की वजह क्या है, हम अपना जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्यों सही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ट्रेड बैलेंस के ऊपर बात बहुत होती है, फ्यूल मिक्स की बात बहुत होती है। ऐसे कौन से माफियाज़ हैं जिसकी वजह से हुकूमत इस्लाहात करने में मुसलसल नाकाम है। PTI ने वादा किया था इदारा जाती इस्लाहात का, मौशी इस्लाहात का, सिविल सर्विसेज की इस्लाहात का, अभी तक कोई इस्लाहात हो नहीं पाई और महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। अवाम तंग हैं। इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें और जमात इस्लामी की बात करें, PDM में शामिल जमातों की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और ये मुल्क गिर एहतजाज हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। हुकूमत के पास कोई जवाब है, कोई हल है महंगाई को कम करने का? ये सवाल पूछेंगे अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल से जी। और वो मौशी माहिरीन हैं, मईशत के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं। क्या किसी आम फ़हम ज़बान में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम हो जाएगी? हुकूमत कहती है ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। हुकूमत कहती है महंगाई इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती है उसकी वजह से होती है। डॉलर जब मजबूत होता जाता है, रुपए की डिवैल्यूएशन होती रहती है, तो पाकिस्तान में महंगाई इसी तरह से बढ़ती ही चली जाती है। ये सारे मसाइल पाकिस्तान के आखिर हल कैसे होंगे, ये वो बुनियादी सवाल है जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। और फिर जो IMF हमसे डिमांड कर रहा है, जो डू मोर का मुतालबा है, उस मुतालबे के जवाब में पाकिस्तान के पास कोई हल है नहीं है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो कि हमारे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं। पाकिस्तान की जो मौशी पॉलिसियाँ रही हैं, ज़ाहिर है ही इज़ बेस्ट वॉइसेस के जिनसे पूछना चाहिए कि आखिर हम कहाँ पे ख़राबी की तरफ चल पड़ते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मायनाज जो है वो कानूनदान भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लम्स में भी, पाइड में भी फ़ैकल्टी का हिस्सा हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान के बड़े मारूफ बिजनेसमैन हैं और जो पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियाँ हैं, ज़ाहिर है डायरेक्ट उनके साथ क्योंकि इनका इंटरेक्शन भी है, तो ये हमें दो पहलुओं से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की राय दे सकते हैं। तो बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी। बहुत बार ये कहा जाता है कि IMF से हम जान छुड़ा लेंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है IMF के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि अपनी मौशी पॉलिसियों के ऊपर, बल्कि अहदाफ के ऊपर नज़रसानी की जाए, पाकिस्तान को करनी चाहिए। तो हमारे मौशी अहदाफ आपके ख्याल में हैं क्या, सिमत क्या है और नज़रसानी करके हमने कौन सा तीर मार लेना है? देखें, ये हमें समझना चाहिए कि IMF क्या कह रही है। हमारा जो है IMF के साथ ओरिजिनल एग्रीमेंट था, उसमें कुछ अहदाफ दिए गए थे डिफरेंट चीज़ों के लिए, जिसमें टैक्स रेवेन्यू की भी बात है, जिसमें सर्कुलर डेट की भी बात है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन करने का भी कुछ अमल है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मसले की भी बात की गई है, और टोटल पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी बात की गई है। हालांकि ये एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी है लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त स्ट्रक्चरली इतनी जैसे कहना चाहिए डेड एंड में आ चुकी है। जब तक वो रिफॉर्म्स नहीं होंगे, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे रुपए की कीमत जो है ये क्यों गिरती जा रही है, और डिवैल्यूएशन के पीछे जो अवामिल हैं वो क्या है। तो अगर हम देखें कि इस वक्त हमारे जो इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट्स जब भी हमारी ऊपर जाती हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू होता है, और आपको पता है 2018 में तकरीबन 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और जिसने हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिल्कुल तबाह कर दिया था। तो अब ये सडनली हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन उस इंपोर्ट बिल में जो मेजर आइटम है वो है एनर्जी की इंपोर्ट्स।
और एनर्जी की इंपोर्ट्स तकरीबन एक क्वार्टर में $4.5 अरब और से लेके $5 अरब तक हो गई है। इसका मतलब है कि अगर पूरे साल में इसी तरह हम चलते रहे तो ये तकरीबन $20 अरब की एनर्जी इंपोर्ट्स होंगी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एनर्जी जो है वो डोमेस्टिक होने की बजाय वो इंपोर्टेड बन गई है। ठीक तो है। हमने हर चीज जो है एनर्जी में इंपोर्ट्स पे डाल दी है, ट्रांसपोर्ट से लेके बिजली घरों तक, आपके घरों की बिजली, फैक्ट्रियों की बिजली, ये सारी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर चल रही अच्छा, मैं वापस और आती हूँ सलमान शाह साहब आपके पास। एक आप एक जी जी है ये जो इंपोर्टेड फ्यूल है ये पिछले दिनों में $45 फी बैरल ब्रेंट जो है वो तकरीबन $85 फी बैरल हो गया है। और उसकी वजह से एनर्जी की जो कीमत है वो एकदम तकरीबन डबल हो गई है। तो उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल शॉक दिया है। ठीक हो गया। अब इसको हमें देखना है कि कैसे काबू में लाया जाए ताकि इकोनॉमी इससे बच भी सके और आगे चल के रिकवर भी कर सके। सही। डॉक्टर इकराम, क्या हम सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस और जो फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल इकोनॉमी में होती है उसके ऊपर डाल दें, या हमारे अंदर जो इकोनॉमिक गवर्नेंस होनी चाहिए, जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए और जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का हमसे IMF मुतालबा कर रहा है, ज़ाहिर है वो तो पाकिस्तान के अपने हक़ में है। एक मॉनिटरी प्रोग्राम के मुतालबे के ऊपर भी अगर हम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है हम वो करना नहीं चाहते। तो जिम्मेदारी किस पे डालें सारी? देखिए, हर बात पे IMF को ही बूरद इल्ज़ाम ठहराना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत अरसे से ये 22वां प्रोग्राम है और हम हर दफ़ा जो इस्लाहात करनी होती हैं ढांचे में जिसका जिक्र किया जाता है वो हम नहीं करते हैं। और फिर होता यही है कि थोड़े दिनों के लिए जब हम अपनी थोड़ी सी फिजिकल कंसोलिडेशन करते भी हैं और हम अपनी इंपोर्ट्स खोलते हैं तो एकदम हमें पता चलता है कि दोबारा से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी ऊपर जा रहा है। उसकी वजह से फिर हमारे कर्जा जात भी बढ़ते हैं और जब कर्जा जात बढ़ते हैं तो डेट सर्विसिंग बढ़ जाती है। डेट सर्विसिंग बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर दबाव आता है कि आप मज़ीद जो है कर्जे लें। मज़ीद कर्जे लेने के चक्कर में ये होता है कि फिर हमारे रेवेन्यू साइड के ऊपर तो प्रॉब्लम है ही, हमारे जो एक्सपेंडिचर साइड है उसकी कोई तवज्जो नहीं होती कि उसको कम करें। आप सर्कुलर डेट की बात देख लीजिए, एनर्जी के अंदर एक मसला तो महंगी एनर्जी का है, दूसरी मिसमैनेजमेंट का है और उसकी गवर्नेंस का है। इसी तरह आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को देख लीजिए। टैक्सों के निज़ाम में खुद मैं बड़ा नाक़द हूँ कि आप टैक्सों का निज़ाम ही दुरुस्त नहीं कर सके हैं। अगर आपने अपने टैक्स की वसी बुनियाद की होती, अब भी वही हाल है कि 2.6 मिलियन रिटर्न्स आई हैं, उसमें 60-70% रिटर्न्स ना होने के बराबर हैं। सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन का ये हाल है कि आपने 17% सेल टैक्स रखा, अब वो आप कम करते हैं जब आपकी एनर्जी की मसला होता है, उधर से आपका डेफिसिट बढ़ जाता है। अगर डोमेस्टिक के ऊपर आपने सही सेल टैक्स लो रेट पे लगाया होता, वसी बुनियाद लगाया होता और सिर्फ उन्हीं लोगों पे टैक्स ना लगाते चले जाते जो टैक्स दे रहे हैं तो ये हालात ना होते। तो जिस तरफ भी देख ले, मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमारा हाल यही था। जो पहले अरसे में हमें पता था कि ये बहुत हमने 13% जो है ऊपर रखा हुआ है, उसको चलते रहने दिया और जब इंपोर्ट शुरू हुई उस वक्त उसको रोकने की बजाय उसको होने दिया गया। फिर जब गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो अब होश आ रही है। तो अब तो बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि हम चाहे हमारा ट्रेड की पॉलिसीज़ हो, चाहे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे हमारी फिजिकल पॉलिसी हो, हर जगह बुनियादी मसला वही है कि हम विशियस सर्कल में फंसे रहते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो वही है कि हमने जब तक बुनियादी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं करते हैं, ढांचे में तब्दीली नहीं लाएंगे, ये सिम्टम्स बार बार रीअकर होते रहेंगे और हम उन्हीं का इलाज करते रहेंगे। रूट कॉज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होगी। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, आपने क्योंकि देखा है बहुत बार ये बात होती है कि हर हुकूमत में ही हम यही विशेष साइकिल जिसकी बात डॉक्टर इकराम कर रहे हैं उसी में हुकूमत को बहरान में जाते हुए देखते हैं, फिर उसके ख़िलाफ़ ऐसे मुजाहरे होते हैं जैसे आज महंगाई के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो आपके ख्याल में बुनियादी वजह है क्या? टीम भी बदल बदल के देख ली, बेस्ट बंदे भी ले आए, बाहर से भी ले आए, अंदर से भी बहुत अच्छी अच्छी टीम बना ली, लेकिन कोई काम नहीं आया कोई बंदा भी। देखिए, मैंने वो बातें नहीं दोहराऊंगा जो मेरे दोस्तों ने, इकराम साहब ने और डॉक्टर सलमान ने बताई हैं, वो सब अपनी जगह सही हैं। मैं जरा हट के कुछ चीज़ों पे निशानदेही करना चाहूँगा जो महंगाई की
वजह बनी हुई हैं वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने पिछले कई सालों से नेग्लेक्ट करा हुआ है, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है मुसलसल कम होती जा रही है। पिछले साल कॉटन की पैदावार जो है वो 7.5 से 8 मिलियन बेल थी, जबकि 13 मिलियन बेल हमारी 12 से 13 मिलियन बेल प्रोडक्शन रहती है, और वो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मेन हमारी एक सेक्टर है। इसी तरह आपने देखा कि एक वक्त था कि हम न सिर्फ खुद कफील थे अजनास में, खाने पीने की अशिया में, जिसमें गेहूं था, शक्कर थी, दालें थी, तेल था, चावल थे। आज हम जिन चीजों को, जिनको पहले हम नेट एक्सपोर्टर थे, आज नेट इंपोर्टर बन गए। ये सब चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, और रियलाइज ये करते हुए कि हमारे फॉरेन रिजर्व भी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी सिचुएशन हमारी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ FDI भी नहीं आ रहा, और एक्सपोर्ट बढ़ के नहीं दे रही है, वही 25 से 26 के आसपास है, जबकि इम्पोर्ट उसके मुकाबले में जो बढ़ गई है, और एक जहन बन रहा है कि तकरीबन $30 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इस साल मुतवक्के है। तो इतने आपके रिजर्व अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं उसी बात पर आता हूँ कि जब ये तमाम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं आप, और उसके पास पेट्रोलियम मसनूआत की भी कीमतें दोगुनी हो गई 40 से 80, और उसमें भी आपने सेल टैक्स वगैरह, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवे और ड्यूटी को कम नहीं किया, कोई 30 रुपए के करीब उसमें ये लीवेज हो जाते हैं, क्योंकि IMF कह रहा है 600 अरब रुपए के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो है पेट्रोलियम मसनूआत से लिए। तो ये सब चीजें बहुत महंगी इंपोर्ट करके आप कंज्यूमर को दे रहे हैं। और ये बात मेरी लिख लें तंजीला, कि कभी भी इंपोर्ट की हुई खाने पीने की अशिया से आप सस्ती अशिया नहीं दे सकते एक आम आदमी को। और यही वजह है कि किसी में 100% इजाफा हुआ है, तेल में 300%, घी में 300%, शक्कर में 200%। तो ये हमारी आमदनी तो वही है, बल्कि डॉक्टर हफीज पाशा ने जो कुछ फिगर दी है उसमें 8% आमदनी कम हुई है, और उसके मुकाबले में महंगाई जो है आपकी खाने पीने की अशिया की 14% पे आप बात कर रहे हैं, जबकि खत्ते में किसी मुल्क की भी, चाहे भारत को ले लें या बांग्लादेश को ले लें, हमारी जो खाने पीने की अशिया की जो फूड इंडेक्स है वो इतना नहीं बढ़ा है। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, रुपये की वैल्यू भी एक इसका बहुत बड़ा सबब है। 174 रुपए के इंपोर्ट की हुई चीजें दे के चीखें निकलनी है, मुतमईन और मुस्कुराहट नहीं देखनी है एक आम सार्फिन से, हर हालत में चीखें निकलनी है। अब वो निकल रही हैं। आप टीवी में खोलें, जो भी कैंडिडेट व्यूज लेते हैं वो यही कहते हैं खुदा के वास्ते पे अब तो एक वाइट पोस्ट, सफेद पोस्ट आदमी भी जो है बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा है। तो अब मेरे यहाँ पे उनको पहली तो एडवाइस हुकूमत को है कि खुदारा जो हमारी स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसको बहाल करें। आप सबसे बड़ा आपाइशी निजाम है, मेहनत कश किसान है, आपने जो मसला आइडेंटिफाई किया उसके साथ आप जमीन है, लिहाजा आप इसकी स्ट्रेंथ को खुदा के वास्ते पे बहाल करें और खुद कफील हो। पहले भी थे, अब भी हो सकते हैं। इंपोर्ट करके 174 कैसे हो सकता है खुद कफील? मैं इस पे वापस आती हूँ, जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आऊंगी। इस हुकूमत ने ये दावा भी किया कि हम जो फैसले कर रहे हैं ये मुश्किल फ़ैसले हैं और ये मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की जो मुआशी बेहतरी है मुस्तकबिल के लिए, उसके लिए बड़े अहम फ़ैसले हैं। तो अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आखिर इन फ़ैसलों से नतीजे कब आएंगे, अगर वाकई ये सही डायरेक्शन में किए गए कुछ फ़ैसले हैं। तो ब्रेक के बाद उस पर बात करते जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं जी। और इकराम साहब, मैंने इब्तिदाई में जिक्र किया था जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने जो बयान दिया है, मैं चाहती हूँ कि कुछ आप उस पर भी रोशनी डालिए। और दूसरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सलमान शाह साहब आपके बाद रिस्पॉन्ड करें, कुछ ये बताएं कि हुकूमत ये कह रही थी जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ कि हम ये मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं और ये मुश्किल फ़ैसले जो हैं ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों का एक तो तसलसल भी होंगे
और उसको मुस्तहकम भी करेंगे, लेकिन अभी हमें कोई ऐसा कहीं से भी कोई ऐसा नतीजा आता हुआ नज़र नहीं आता। तो आप क्योंकि बहुत गहरी निगाह रखते हैं, आपको लगता है वाकई कोई ऐसा फैसला किया इस हुकूमत ने? जी, अभी तक तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं लाए। और जो मसला है वो ये है कि अगर आप प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव काम करना भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो आपको अपनी एनर्जी का जो सेक्टर है उसकी तरफ तवज्जो देनी तो चाहिए ना। कि एनर्जी का सेक्टर अगर यही खड़ा रहता है तो आप किस तरीके से जो है वो अपनी लागत को और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसके लिए तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए थी, हमें शॉर्ट टर्म भी गोल्स चाहिए थे, मिड टर्म चाहिए थे, मगर आपने देखा कुछ हुआ नहीं। फिर जलती पे तेल का आप देख लीजिए काम कर देते हुए उन्होंने फरमा दिया कि जी अगर हमारा ये जो पैसे की कदर में कमी हुई है तो इसका फ़ायदा एक्सपर्ट पाकिस्तानियों को हुआ। ये कैसी आप देखिए नामाकूल किस्म की बात है, जिसको सारी दुनिया क्रिटिसाइज़ कर रही है कि भाई अगर आपके गवर्नर स्टेट बैंक इस तरह की बात करते हैं। और ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कई जगह कि देखिए ये वही थे जब हमारे शौकत तरीन साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बुरी तरह क्रिटिसाइज़ किया कि जी इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, हाई इंटरेस्ट रेट रख के। और फिर थोड़े दिनों बाद हमने देखा कि वही सूरत हाल दोबारा हमारे यहाँ जो है वो पेश आने वाली है। या आप देखिए एक तो आप हाई जो आपका पैसे की और इन्फ्लेशन इतनी हाई होती है तो वो भी मेरी नज़र में एक टैक्सेशन ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। तो आप कर क्या रहे हैं? आप यही कर रहे हैं कि ना आपकी इंडस्ट्री वायबल रहे, ना आपका बिजनेसमैन वायबल रहे, ना आपके लोगों को फूड सिक्योरिटी की तरफ कोई तवज्जो हो। तो किसी भी एक मैदान के अंदर हमने कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं दिखाई जिससे बेहतरी हो सके। मिर्ज़ा साहब आप भी बता दीजिए, क्योंकि हुकूमत ये भी कहती है बिजनेसमैन जो है वो ये नहीं बताएंगे कि हमें बड़ा मुनाफा होना शुरू हो गया है। और वो कुछ सेक्टर्स का जिक्र भी करते हैं कि हमने ये देखें जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो आपकी बिल्डिंग मटेरियल वाले लोग हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ये बड़े इनको बूम मिला है इन पॉलिसियों से। तो आपको कोई फ़ायदा हुआ है हुकूमत की किसी पॉलिसी से, और वो कौन सी पॉलिसियाँ हैं जिनसे बिजनेसमैन को फ़ायदा हो रहा है? लेकिन तंजीला, फैक्चुअल बात यह है कि सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसमें वाकई में इससे हमें फायदा भी पहुंचा है, और वो इमरान खान साहब ने बड़ी हिम्मत करके दी है, जिसमें रज़ाक दाऊद साहब भी शामिल थे। और वो ये था कि जब हमने पावर और गैस के टैरिफ उनको बताए कि ये रीजनल टैरिफ जो है वो ये है कि $6.5 पर MMBTU गैस और 8 सेंट्स पर किलोवाट पर यूनिट बिजली की कीमत हमको चाहिए, तो उन्होंने हमें दी। फिर वो मुद्दत ख़त्म हो गई उसकी मराद की 30 जून को, लेकिन उसके बावजूद अब उन्होंने इसको एक्सटेंड करी है। तो ये एक यकीनन एक वो सहूलत है, एक वो मराहत है जिसमें हमारे टैरिफ, हमारी एनर्जी की कीमतें जो हैं वो रीजनल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में उन्होंने हमें करके दी हैं एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है। और उससे एक्सपोर्ट्स में फायदा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की 29% 3 महीने में बढ़ी है, और ये अक्रॉस दी बोर्ड बढ़ी है। यान भी इसमें बढ़ा है, नेटवेयर भी बढ़ी है, होम टेक्सटाइल भी बढ़ी है, सिंथेटिक फाइबर भी बढ़ा है। तो ये तो बात सही है। लेकिन जो दूसरी चीज जो मैं सलमान साहब को बता रहा था, जो अजाब आ गया हमारे ऊपर, वो है कार्गो कंटेनर हमें शॉर्ट हो रहे हैं, कोविड की वजह से पाकिस्तान में नहीं आ रहे, और क्योंकि इंपोर्ट कम हो रही है, वैसे जो जहाज थे पानी के वेसल्स की सेलिंग कम हो गई है, लिहाजा कंटेनर कम है। उन्होंने फ्रेट बढ़ा दिया है। जो जर्मनी का $1,200 में हमें मिलता था, आज शिपमेंट जो हमारी हुई है वो $7,600 में हुई है। तो ये 700%, 600% फ्रेट बढ़ गए हैं। लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, अपना कमिटमेंट ऑनर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ फायदा हुआ बिजनेसमैन को। चलें, आपने इंडोर्स की कुछ तो हुकूमत की बात। सलमान शाह साहब, डॉक्टर इकराम कह रहे हैं कोई ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आई हैं जिसकी वजह से हम अपना जो फिजिकल डिसिप्लिन है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए दुरुस्त कर पाते। डू यू एग्री? देखिए, एक बात यह है कि मेरी नज़र में जो जड़ है ना पाकिस्तान की इस वक्त ट्रेड डेफिसिट की, जो अभी बेग साहब ने भी कहा कि अगर ट्रेड डेफिसिट $30 अरब का होगा तो उसमें एनर्जी की कंट्रीब्यूशन $20 अरब है। तो इतनी बड़ी हम इंपोर्टेड एनर्जी लेके फिर उसको सब्सिडाइज करके हम एक्सपोर्ट्स करें,
और हमारा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो उसको पूरी कीमत भी ना अदा कर सके और वो सर्कुलर डेट भी बनता जाए जो आपके बजट के ऊपर एक दिन फटेगा, तो वो सारों को और उसके एनर्जी पैसे की देने, अवेलेबिलिटी भी ना हो आम कंज्यूमर के लिए। वो तो ये चीज़ हमें अब ठीक करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि अब मैं देख रहा था कि कल ही सऊदी अरेबिया ने एक ठेका दिया है सोलर पावर का 1.48 सेंट्स पे। आप इमेजिन करें, सऊदी अरेबिया जो तेल का बादशाह है, वहाँ पे उनको 1.48 सेंट्स के ऊपर वो बिजली लेंगे, और हमारी बिजली जो है हम अपने 8 सेंट पे एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, और पता नहीं जो हाउस होल्ड्स हैं उनको तो हम कोई 20 सेंट पे दे रहे हैं। तो हमें ये एनर्जी में अब बहुत रैपिडली करना पड़ेगा, और मेरे क्या ख्याल में हम कर अगले, सकते हैं डॉक्टर साहब, और जी हमने बिल्कुल कर क्यों नहीं सकते। किया, कैसे करें? ये अगले 1 साल 1.5 साल में हमें कम से कम 10 से 15 हज़ार मेगावाट बिजली के जो सोलर पावर है और रिन्यूएबल पावर पे इमीडिएटली देना चाहिए। इसमें हुकूमत को कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगी। 1.48 सेंट पे अगर आप बिजली, आधी बिजली भी उस रेट पे ले लेते हैं, तो आपके बेशुमार मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। रजा बाकर साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं? व्हाट डिड ही, वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत मिस इंटरप्रेट हुआ है, क्योंकि वो बेसिकली पिच कर रहे थे कि रेमिटेंसेस ज्यादा भेजें पाकिस्तान को, रेमिटेंसेस की जरूरत है। तो वो जब उनका 1-2 घंटे की स्पीच पूरी सुनेंगे तो फिर पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। लेकिन इसमें एक ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और वो ये है कि अभी भी आप देखें 173 का जब आपका रुपया है, तो एक हफ्ते में आपका 1.6 बिलियन डॉलर्स आपका रिजर्व गिरा है। और अगर आप इसको समझें कि आप इसको $150 पे आपने रखा होता, तो इस वक्त मैं आपको यकीनी तौर पे बता सकता हूं कि आपके पास 0 रिजर्व्स होते, क्योंकि सारे रिजर्व्स निकल गए होते। अच्छा, एक ब्रेक, जरा मैं ब्रेक ले लूं। सलमान साहब इजाज़त दीजिए, ज़रा इसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक लेके वापस आते हैं। जी, हमारे पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम अपने रुपए को मुस्तहकम भी रख सकते हैं, और जैसे ही डॉलर की प्राइस में कोई जंप आता है तो हमारे यहाँ एक तरह से तूफ़ान आ जाता है, वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, कुछ इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमान शाह साहब, आप ब्रेक पर जाते हुए बात कर रहे थे जो हमने रुपये की डिवैल्यूएशन का भी हमने जिक्र किया है, तो मैं ज़रा पहले डॉक्टर इकराम अगर आपसे पूछ लूँ कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ देखें कि ये जो पूरी की पूरी ज़ाहिर इकॉनमी डॉलर सेंट्रिक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई रेगुलेशन का आपको लगता है कि कमी है, हम कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड आपको नज़र आता है? देखिए, करेंसी के बारे में जो भी एडजस्टमेंट्स होनी थी, क्या वो हमने मुनासिब की हैं या नहीं की, ये तो एक बहस तलब मसला हो सकता है। मगर मसला ये है कि क्या वाकई ही उन सालों में, जिन सालों में हमारे रिज़र्व बन सकते थे और हमने तेल के ऊपर इतनी भारी भारी शरह से सेल टैक्स लगाकर अपने रिज़र्व तबाह किए, उसकी तरफ तो कोई बात नहीं करता है। और आज जब हम इस पोजीशन में हैं जहाँ पे हम उसको अपने टैक्सेस को भी कम कर रहे हैं, रुपये के ऊपर प्रेशर भी है, तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात पैदा हुए हैं ये कोई आइसोलेशन में तो नहीं पैदा हुए हैं। और आगे चलकर मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि सारे लोग मिलकर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे बेचैनी फैलाने के, ज़्यादा कोशिश इस तरफ करें कि माशी इस्तेहकाम के लिए बाहर का सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है मेरी नज़र में। और FDI बिल्कुल हमारे आना बंद हो गए हैं। ठीक है, हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर में
में जो तफसीलात बाहर से हमारे लोग भेजते हैं बहुत नुमायाँ है, और वो ना हो तो बिल्कुल हमारी इकॉनमी बैठ जाए। मगर इसके साथ साथ हमें कोई सस्टेनेबल ग्रोथ का मॉडल तो तो बनाना होगा आपको ये जो मसाइल बरामदात को हैं, बढ़ा। ये टीम की खराबी की वजह से नजर आते हैं डॉक्टर साहब कि टीम अच्छी नहीं है, टीम बार बार चेंज होती है, मतलब मसला क्या है? जी देखिए, पॉलिसीज अगर आप अच्छी बनाएं और टीम जो है वो तो बाहर कैफ एक लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते ही हैं कि बजाय इसके कि आप बार बार तजर्बात करते रहें और जो भी आए वो क्या सूरत हाल तो वही रहेगी। आप कितने भी चेहरे बदल के देख लें, जब आप एफबीआर में इस्लाहात नहीं करते हैं, जब आपने एक्सपोर्ट्स पर डिवर्सीफाई नहीं करते हैं, जब तवानाई का मसला हल नहीं करते हैं, ये सारे मसाइल तो हम जानते हैं। अब मसला तो ये है कि क्या वाकई हम लोग संजीदा हैं इतने शौक़ के बाद के नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर एग्रीकल्चर हो हमारा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, सबको एक साथ आप उसके अंदर बेहतरी तो लाएंगे। और बेहतरी लाने के लिए जाहिर है कि उसके लिए माहौल भी आपको साजगार करना पड़ेगा। माहौल साजगार इसलिए नहीं होता कि आप देखते हैं कि एक तरफ तो हम इस्लाहात नहीं करते हैं, दूसरी तरफ सियासी तौर पर हम बेचैनी का शिकार रहते हैं। बजाय इसके कि ये लोग मिल बैठकर कोई हल निकालें, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से तो मसला हल नहीं होगा। तो आप और समझते हैं कि एहतिजाज चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए हमारी क्या क़यादत को? देखिए, अगर आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहेंगे गवर्नमेंट को और हंगामा राई करते रहेंगे तो क्या उससे महंगाई कम हो जाएगी या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? तो कोई वायबल सोल्यूशन भी तो पेश किया जाए ना। अपोजिशन को चाहिए कि कोई वो सामने आए, बताए हमें कहाँ शैडो कैबिनेट थी, कहाँ उन्होंने हमें वायबल सोल्यूशन दिए। इससे बुरे हालात उन्होंने अपने ज़मानों में पैदा किए हैं, और अब उसके तसलसल में अगर हम देखते हैं चीज़ें बेहतर नहीं होती तो एक नाकदाना जायज़ा तो लेना चाहिए ना ठीक है मुकम्मल इकॉनमी का। डॉक्टर सलमान शाह साहब, बेहतर एक तो आपने कह दिया कि महंगी एनर्जी, और जाहिर है वो इम्पोर्टेड एनर्जी बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो है वो सेल्फ रिलायंस की हम बातें सुनते थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो वो खुद निसारी और ज़राअत का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और एक ज़राई मुल्क, इस तरह की बातें सुन के लगता था कि पाकिस्तान को तो कभी कोई ऐसा मसला ही नहीं हो सकता। ये फूड सिक्योरिटी रिस्क जैसी बातें तो पाकिस्तान के लिए मतलब हैरान कुन लगती हैं कि हमारे ये मसाइल हो जाएंगे। अभी बेग साहब बता रहे थे सारी चीज़ें ज़ाहिर है आपने बाहर से मंगवानी है, जो चीज़ें हम यहाँ पे पैदा कर सकते थे। तो ये किसकी नाकामी है? ये उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए कि वो चीज़ें जो घर में हो सकती हैं, यहाँ पैदावार उनकी बेहतर की जाए, प्रोडक्शन कैसे उसकी इनकरेज कर सकती है गवर्नमेंट? देखिए, एक बात तंजीला, ये इस पे जाने से पहले मैं ये कर दूं कि हमारे रिजर्व्स बहुत कम हैं और हमें स्टेबिलिटी लानी है तो रिजर्व्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। सबसे जल्दी तरीका जो है मैं आपके सामने लिस्ट कर देता हूँ कि कैसे ये डॉलर्स आ सकते हैं। नंबर 1 है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस जो हैं वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानीज और पैसा भेजते हैं वो डायरेक्टली आपके रिजर्व्स को बूस्ट करता है। नंबर 2 जो है आपका एक्सपोर्ट्स आता है। एक्सपोर्ट्स में अब खासी इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन वो कैपेसिटी जो है वो ऑनलाइन आने में 1-2 महीने लगेंगे, तो एक्सपोर्ट्स आपका नंबर 2 है। नंबर 3 जो है वो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। जो आप इस वक्त अगर लेट्स से प्राइम मिनिस्टर जो सऊदी अरेबिया गए हैं, यहाँ से भी अगर 10-15 बिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, सीपैक से 10-15 बिलियन डॉलर की आप बिजनेस टू बिजनेस लेते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन सारी लोन्स में आ रही है। बिजनेस टू बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर वहाँ से हम लेना चाहते हैं तो वो आएगी। फिर नंबर 4 है कि ये सारी जो रिफॉर्म्स की बातें डॉक्टर साहब ने भी की, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पे बहुत शदीद हमारे मसले हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड नहीं है, वो एग्रीकल्चर को बेहतर करना या सर्विसेज को बेहतर करने का उनको कुछ नहीं आता। आपने जितनी भी ये आपकी ट्रेनिंग के हैं मसाइल, आपके स्कूलों के मसाइल हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हम ग्रेजुएट तो पैदा करते हैं, लेकिन बेग साहब को पता है कि कोई भी ग्रेजुएट आप यूनिवर्सिटी से उठाएंगे उसकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होगी, क्योंकि उसको ट्रेन ही नहीं किया गया कि वो मैन्युफैक्चरिंग में या वो बिजनेस में या उस तरह किया है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो 150 बन गई हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड फोकस्ड यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है। पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? जी ठीक है बेग साहब, आपने क्योंकि मुख्तलिफ ज़ाहिर है आप तो बिजनेसमैन हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों को आपने देखा है, आपको लगता है कि
ये चार्टर ऑफ इकॉनमी करने का वक्त है और तमाम सियासी क़यादत को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस इकॉनमी के ऊपर कम से कम इकट्ठे बैठ जाना चाहिए, और अगर नहीं बैठेंगे तो क्या नुकसान होगा? नहीं, ये बात तो सभी कहते हैं और मैं भी कहता रहा हूँ अपने कॉलम्स में, इंटरव्यूज में, कि हमें पॉलिटिकल एफिलिएशन से हटकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए, जिसमें हमें अपने डेट को कंट्रोल करना है। हमारा डेट जो है वो जीडीपी का 85% तक पहुंच गया है। डेट लिमिटेशन एक्ट हमको 60% से ज्यादा इजाजत नहीं देता। तो इसके ऊपर बात करें कि इसको कम करना, ग्रेजुअली 2%, 5% सालाना कम करके कैसे ला सकते हैं। फ्यूल पे आपका जो फ्यूल मिक्स है जो मोस्ट एक्सपेंसिव है, आप फर्नेस ऑयल और एलएनजी गैस के ऊपर 50% से ज्यादा बिजली महंगी बना रहे हैं। इंपोर्टेड बिजली आप सस्ते कैसे दे सकेंगे? फिर आपने उसके ऊपर अपने लीवेज भी रखे हुए हैं। फिर इसी तरह ये जहां तक सवाल है डॉलर वगैरह का, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि देखें, डॉलर का जो मसला चल रहा है वो डिमांड एंड सप्लाई है, और डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करना सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। और उसके लिए उन्होंने इनफ्लो भी डॉलर के बढ़ाने होंगे, जिसमें ये तीनों चारों तरीके थे, जो जिससे रेमिटेंसेस आ रही हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ के दे रही, एफडीआई नहीं बढ़ा है हमारा 1.5 बिलियन से ज्यादा, तो वहां पे शॉर्टफॉल हुई है, तो आपको डोनर एजेंसीज के पास जाना पड़ रहा है। अब एक सब वक्त क्योंकि कम है, मुझे कंक्लूजन की तरफ जाना है। जो टेक अवे है, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, डॉक्टर इकराम, डॉक्टर सलमान शाह, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, आपने गुफ्तगू सुनी जी। टेक अवे यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है, पहले भी थी, क्योंकि पॉलिसियों के तसलसल की कमी की वजह से हम बार बार हमें डोनर प्रोग्राम्स की तरफ भी जाना पड़ता है, हमारे कर्ज़े भी बढ़ रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी जो मसाइल हैं मईशत से जुड़े वो इस रियासत के मसाइल हैं, और उससे सबसे ज़्यादा मुतासर बरह रास्त आवाम होती है। और अगर सियासी जमातें एक हुकूमत की नाकामी के तौर पर इस सारी सूरत हाल को देखने से गुरेज़ करें और ये देखें कि कौमी मफाद में कौन सी पॉलिसियाँ बेहतर हो सकती हैं और कौमी मफाद के लिए वो इकट्ठे होकर बैठ जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि मुमकिन हो सकता है ये चार्टर होना, जब सारी कौमी क़यादत ये फ़ैसला कर ले और खुलूस नीयत से सोचे कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बेहतर होगी, और बिलाखिर ये रियासत, ये मईशत, ये सियासत सब अवाम की बेहतरी के लिए ही है, जो बुनियादी इसका मकसद है। तो अवाम की बेहतरी को सामने रखते हुए सबको इकट्ठा बैठना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।